भारत गांव प्रधान देश है जिसकी 70% आबादी गांवों में बसती है, जो इस समय लगभग 9 लाख गांव में फैली हुई है। इसका एक बड़ा हिस्सा कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आबादी की विशालता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन आज ग्रामीण जीवन एवं किसानी बदहाली की अव्यवस्था में है, जिस पर समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारतीय चिंतन परंपरा में समय समय पर व्यापक विचार होता रहा है, जिन्हें समय अनुकूल देश काल परिस्थिति के हिसाब से ढालते हुए अपनाया जा सकता है। पिछले कुछ बीते सालों की बात करें तो वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी, जिसमें गांव स्वयं में स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं एकक रूप से इकाई थे। अंग्रेजों के आगमन से पहले तक काल के थपेड़े खाते हुए भी किसी तरह इसका अस्तित्व बना हुआ था, लेकिन अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीतियों के साथ इसकी स्वायत्तता भी प्रभावित हुई। 12वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रीय स्वाभिमान निचले स्तर पर था, जब अंग्रेजी शिक्षा का जादू आधुनिक शिक्षा में दीक्षित वर्ग के सर चढ़कर बोलने लगा था। इसी बीच युग नायक स्वामी विवेकानंद के रूप में राष्ट्र को झकझोरने वाली आंधी आई और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक लहर उठी। देश के पुनर्जागरण के लिए उन्होंने नूतन संदेश दिया। उन्होंने कहा, हमारा देश झोपड़ियों में बसता है, जिनके विकास के बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे पहले इनकी स्थिति में सुधार करना होगा। गरीबी, अशिक्षा और भूख से पीड़ित कृषक, श्रमिक, पिछड़े वर्ग एवं आमजन को पेट भर भोजन देने के साथ शिक्षा देने की व्यवस्था भी करनी होगी। शिक्षा ऐसी हो जो उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सके, उनमें सिंह साहस जागा सके, उनके चरित्र का गठन का परोपकार का भाव उनमें विकसित कर सके। समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं पिछड़ेपन का उपचार शिक्षा ही है। विवेकानंद जी धर्म अध्यात्म को न केवल बहुत महत्व देते थे, बल्कि इसे राजनीति एवं सामाजिक सुधार से ऊपर स्थान देते थे। उनके शब्दों में अध्यात्म भारत का जीवन प्राण है। शिक्षा के साथ एवं जीवन में इसका समावेश करने पर ही संस्कारों का बीजारोपण होगा, समस्याओं का समूल उपचार संभव होगा। स्वामी जी का मत था कि पिछड़ी व निर्धन अशिक्षित जनता को अधिक अवसर देने की आवश्यकता है, जिससे कि उनका खोया स्वाभिमान वापस आ सके और वे शिक्षित, आत्मनिर्भर एवं जागृत नागरिक के रूप में समाज तथा राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान दे सकें। इसी के साथ महिलाओं के लिए स्वामी जी ने सीता, सावित्री और कारगिल जैसी शिक्षित, संस्कृत, जागृत नारियों का आदर्श प्रस्तुत किया। इसी धारा में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में महात्मा गांधी की आंधी आई। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रामों में जाके बात कही कि देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव के विकास एवं उत्थान के बिना राष्ट्र निर्माण की बातें बेमानी ही रहेंगी। उनके अनुसार ग्रामीण जीवन भारतीय संस्कृति की पुरातन संस्कृति का प्रतीक है, जबकि शहरी जीवन विदेशी शासन की उपज रहा है। ग्रामोत्थान के लिए वे अंग्रेजों से पहले ही सामाजिक व्यवस्था के हिमायती थे। जब गांव लोकतांत्रिक इकाई के रूप में आत्मनिर्भर था, तब पंचायत द्वारा ग्रामीण स्तर का प्रशासन चलित होता था। आज़ादी के बाद देश में अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई शासन व्यवस्था यथावत चलती रही, जिसमें पंचायत व्यवस्था सत्ता के रहमोकरम पर आश्रित हो गई। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे और पंचायत व्यवस्था की भूमिका को आत्मनिर्भर ही देखना चाहते थे, जो स्वतंत्र ढंग से अपने निर्णय ले सके और साथ ही स्वास्थ्य और सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं कर सके। गांधी जी श्रम की गरिमा के प्रबल समर्थक थे। स्वावलंबी भारत के लिए वे लघु एवं कुटीर उद्योगों को चलाने पर बल देते रहे। बड़े उद्योगों के वे विरोधी थे, जो उनके अनुसार कुछ लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं, जबकि उनके चलते अधिकांश लोगों के बेरोजगार होने की संभावना थी। साथ ही उन्हें भय था इसके कारण आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होगी व उससे शोषण का बल मिलेगा।
इसके साथ अर्जित संपत्ति पर गांधी जी ट्रस्टीशिप के हिमायती थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन लोभ की वृत्ति के प्रश्रय देने के विरोधी थे। आवश्यकता से अधिक धन का वे जरूरतमंदों एवं निर्धनों के बीच वितरण चाहते थे और अहिंसा एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित समता एकता मूलक व्यवस्था चाहते थे, जिसका स्रोत वे उपनिषद गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों का मानते थे। सत्ता द्वारा शोषण के विरुद्ध असहयोग एवं सामाजिक अवज्ञा जैसे अहिंसात्मक तौर तरीकों की वे वकालत किया करते थे। इस तरह गांधी जी की देश में विकास की अवधारणा ग्राम स्वराज एवं सर्वोदय के रूप में आम इंसान के उत्थान पर केंद्रित थी, जिसकी आदर्श स्थिति को उन्हें राम राज्य का नाम दिया। गांधी जी के कार्य को उनके शिष्य एवं आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया और भूदान आंदोलन के माध्यम से देश के बड़े जमींदारों धनाढ़ किसानों को अपनी अतिरिक्त जमीन को गरीब एवं भूमिहीन किसानों एवं ग्रामीणों को दान करने के लिए प्रेरित किया। सन 1951 में तेलंगाना के पंचोपल्ली गांव से शुरू भूदान आंदोलन के अंतर्गत एक दिन में 2 से 3 हजार एकड़ भूमि प्रतिदिन के लिए हिसाब से दान होती गई। वे लगभग 1.5 दशक तक लगातार पैदल गांव प्रवज्जा करते रहे, जिसमें 40 लाख एकड़ भूमि का आवंटन उन्होंने किया, जिससे लगभग 5 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए। इसके साथ ही विनोबा नारी की शक्ति के जागरण तथा गोवध के विरुद्ध आंदोलन को भी धार देते रहे। यह गांवों के उत्थान एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में अहिंसात्मक क्रांति का अपनी तरह का एक अद्भुत प्रयोग रहा, जिसकी मिसाल वो पूरे विश्व ने मुक्त कंठ से सराहा।